बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डिस्कस करने लगी हूं वो तमाम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपको हेल्प करेंगे एंटी टेस्ट क्लियर करने में। वो एंटी टेस्ट जो कि कोई भी स्टूडेंट चाहता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन लेना फॉर द डिग्री ऑफ एमफिल जोलॉजी। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, कि आखिर वो कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक की प्रोडक्शन होती है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन जो है ना वो सही आंसर है। सेकंड इज़ दी ऐसा प्रोग्राम जिसमें इंडिविजुअल को रिलीज़ किया जाए ऐसी जगह पर जहाँ पे स्पीशीज़ जो है ना वो ज़्यादातर देर तक नहीं रहती होंगी। तो ये है री इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करना है, री इंट्रोडक्शन करना है स्पीशीज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म अमंग स्पीशीज़, कि वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि स्पीशीज़ के दरमियान म्यूचुअलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो वो हमारे पास है इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़। जब भी एक्जोटिक स्पीशीज़ की इन्वेजन होती है तो तब स्पीशीज़ के दरमियान म्यूचुअलिज्म का जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब होता है। एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना डिलीटेशियस म्यूटेशन का, किसमें इकट्ठा होना, इन अ पॉपुलेशन के अंदर जो कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन लेके आ रहा है, कमी लेके आ रहा है। किसमें कमी लेके आ रहा है, वायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल में। ठीक है, इंडिविजुअल की वायबिलिटी में आहिस्ता आहिस्ता कमी लेके आ रहा है। कौन कमी लेके आ रहा है, पॉपुलेशन में डिलीटेशियस म्यूटेशन का इकट्ठा हो जाना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग म्यूटेशनल मेल्टडाउन का नाम देते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेज्ड फॉर लैंडस्केप, प्रोटेक्टेड एरिया किसके लिए मैनेज करना, लैंडस्केप के लिए मैनेज करना और सीस्केप कंजर्वेशन के लिए मैनेज करना। किसके मुताबिक, बिलोंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक। तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये 5th कैटेगरी में बिलोंग करता है। हाई लेवल, किसका हाई लेवल, ये हम लोगों को बताना है जिसकी वजह से कल्चरल ईयोट्रोफिकेशन होती है। क्या होती है, कल्चरल ईयोट्रोफिकेशन होती है। तो वो हमारे पास आ जाता है नाइट्रेट्स और फास्फेट्स की वजह से कल्चरल ईयोट्रोफिकेशन होती है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंक्रीज करता है एड्ज इफेक्ट को, तो वो है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कौन सा फैक्टर है, डेट इज़ द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से इफेक्ट एड्ज इफेक्ट में जो है ना वो इंक्रीज आता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन, किसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि किस बात की जिम्मेदार है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट है जी एक्सीटो कंजर्वेशन से क्या मुराद है, ऐसी कंजर्वेशन जो कि कैप्टिविटी में की जाए, कंट्रोल कंडीशंस में की जाए, डेट इज़ द एक्सीटो कंजर्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास IUCN कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, 4th कैटेगरी जो कि रिलेटेड है प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। इसने क्या करना है, अबाउट करना है मैनेजमेंट किसकी करनी है, हैबिटेट। जब हैबिटेट और स्पीशीज़ की मैनेजमेंट होगी तो वो IUCN कैटेगरी के मुताबिक 4th में जो है ना वो फॉल करेगा। क्लियर है, IUCN कैटेगरी 4th ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज़। इसमें ये कहा गया है कि IUC कैटेगरी के मुताबिक जो 4th लेवल है प्रोटेक्टेड एरियाज है वो किसकी मैनेजमेंट के हवाले से है, तो वो हैबिटेट और स्पीशीज़ की मैनेजमेंट के हवाले से है। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट सिस्टम। ये कब जो है वो शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1963 के अंदर शुरू हुआ था। लैंड आयरलैंड बायोजियोग्राफिकल मॉडल, ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता था। ठीक है, और इसके साथ साथ रेट ऑफ एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करता था। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आइलैंड बायोजियोग्राफिकल मॉडल किसको एक्सप्लेन करता था, ये एक्सप्लेन करता था रेट ऑफ एक्सटेंशन को और इसके साथ साथ स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी, रिपेयरिंग डिस्टर्ब इकोसिस्टम की। किसके हवाले से, ह्यूमन इंटरवेंशन के ज़रिए। जब ह्यूमन
इंसान जब मुदाखलत करता है तो उसके ज़रिए इकोसिस्टम में क्या क्रिएट हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरेशन इकोलॉजी। इसका नाम देते हैं रीस्टोरेशन इकोलॉजी। एक साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी? रिपेयरिंग डिस्टर्ब इकोसिस्टम की। किसके ज़रिए? ह्यूमन इंटरवेंशन के ज़रिए। डैट इज़ द रीस्टोरेशन इकोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन। किसकी इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन? बायोलॉजिकल कम्युनिटी की और सोइल कवर की। उसको हम लोग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। किसका नाम देते हैं? डेजर्टिफिकेशन। The process of progressive and irreversible degradation of the biological community and soil cover is called desertification. क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। किसका इनडायरेक्ट इफेक्ट? ये हमने बताना है, जो कि किसकी वजह से हुआ है? ऑर्गेनिजम्स के इंक्रीज होने से। ससेप्टिबिलिटी वाली है कि जिसकी वजह से जो है ना वो डिजीजेस काज होती हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जब भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से जो है ना वो बीमारियां जो फैलने का खदशा होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है? वो इंक्रीज कर जाती है। किसकी इंक्रीज कर जाती है? डिजीजेस की। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। किसकी इम्प्लीमेंटेशन? रिस्टोरेशन डिज़ाइन की। ये बेसिकली फोर्थ स्टेप है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में। इम्प्लीमेंटेशन करना, किसकी इम्प्लीमेंटेशन करना? रिस्टोरेशन डिज़ाइन की। वो बेसिकली कौन सा स्टेप है? फोर्थ स्टेप है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में फोर्थ स्टेप है जिसमें जो है हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं रिस्टोरेशन डिज़ाइन की। जीन क्या है? जीन एक बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है बायोडाइवर्सिटी का, जिसके अंदर कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज है वो नहीं होता। क्या है एक जीन? क्या है? एक बुनियादी यूनिट है। किसका बुनियादी यूनिट है? बायोडाइवर्सिटी का, जिसके बगैर कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता। क्लियर? स्पीशीज डेट हैव एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कैटेगरी है स्पीशीज की जिसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो हाई रिस्क होता है एक्सटेंशन का? तो वो हमारे पास है क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज। एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट। किसका? एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो कि प्रोवाइड करता है फंक्शन लिंकेज बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया। इसको हम लोग कॉरिडोर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कॉरिडोर्स का। नेचुरल हैबिटेट का वो एरिया जो कि एक फंक्शनल जो है ना लिंकेज प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टेड एरियाज के दरमियान, डेट आर कॉल्ड दी कॉरिडोर्स। क्लियर? प्रोटेक्टेड एरिया जो कि मैनेज किया गया है टू मीट रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट के लिए? स्पेसिफिक स्पीशीज़ की। और ऐसी स्पीशीज़ जो कि बिलोंग करती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के, तो वो कैटेगरी है डेट इज़ द फोर्थ कैटेगरी। क्लियर? रिटर्निंग ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की रिटर्न होना किसमें? टू इट्स हिस्टोरिकल कंडीशन। इट इज़ द रिस्टोरेशन। ठीक है? हिस्टोरिकल कंडीशन में क्या होना है? रिटर्न होना। किसका? हैबिटेट का। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिस्टोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जी नेचुरल एरिया। कौन सा नेचुरल एरिया? जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल जो है ना वो अप्लाइड हो। किसके लिए अप्लाइड हो? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए अप्लाइड हो, और इसके साथ साथ सेटलमेंट के लिए अप्लाई हो। डेट आर कॉल्ड दी नेशनल पार्क्स। ठीक है? नेशनल पार्क हम किसको कहते हैं? वो नेचुरल एरिया जहाँ पर जो है ना बहुत ही सख्ती हो। किससे रिलेटेड सख्ती हो? ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट्स के रिलेटेड, डेट इज़ दी नेशनल पार्क्स। अब है जी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? रिलीजिंग करना। किसका रिलीज करना? इंडिविजुअल का रिलीज करना। किस में? कहाँ पर? एक जगह पर जहाँ पर कोई भी स्पीशीज है ना वो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट ना करती हो। डैट इज़ दी री इंट्रोडक्शन। ये दोबारा से रिपीटेड MCQs आ गए। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ऐड इसेंशियल मटेरियल्स। क्या करना है? जानवरों का इस्तेमाल करना है। क्यों जानवरों का इस्तेमाल करना है? ताकि जो है ना ख़ास किस्म के ज़रूरी जो है ना मटेरियल को हासिल किया जाए। किसके लिए मटेरियल को हासिल किया जाए? किसी भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम के लिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एगुमेंटेशन कहलाता है।
एगमेंटेशन क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें जो है हम लोग इन जानदारों को इस्तेमाल करते हुए ख़ास किस्म के जो मटेरियल्स हैं उसको डिग्रेडेटेड तबाहकुन जो है ना इकोसिस्टम में उसको उसमें दाखिल करते हैं। ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? एगमेंटेशन। ठीक है। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसका इस्तेमाल करना है? जानदारों को इस्तेमाल करना है आम तौर पर प्रोकैरियोट्स, फंजाई और प्लांट्स का, ताकि डिटॉक्सिफाई किया जाए। क्या किया जाए? डिटॉक्सिफाई किया जाए। किसको डिटॉक्सिफाई किया जाए? पोल्यूटेड इकोसिस्टम को। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोरेमिडेशन। बायोरेमिडेशन नाम से जाहिर हो रहा है कि क्या करना है? इकोसिस्टम को साफ करना है, इकोसिस्टम को डिटॉक्सिफाई करना है। किसके ज़रिए? जानदारों के ज़रिए। नेक्स्ट बात करते हैं आउटब्रीडिंग इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसको हम लोग हेट्रोसिस कहते हैं। जब भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की क्या हो? आउटब्रीडिंग हो, तो इसको किसका नाम देते हैं? हेट्रोसिस का नाम देते हैं। स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो कि इकोलॉजिकल एक्सटेंड हो चुकी हैं, वो क्या कर सकती है? इनमें मुज़ाहमत होती है कि वो रिड्यूस कर लें अपने नंबर को क्या कर लें? रिड्यूस कर लें, और इस इफ़ेक्ट को जो है ना वो दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर ना निग्लिजिबल हो। निग्लिजिबल मतलब कि ना होने के बराबर इसका असर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? दिस स्पीशीज़ आर इकोलॉजिकली एक्सटेंड। क्या है? बेसिकली ऐसी स्पीशीज़ क्या है? इकोलॉजिकल एक्सटेंट है। किस सूरत पे एक्सटेंट है? अगर तो वो मुज़ाहमत कर लें इस रेट तक जहाँ पे जो इनका जो इफ़ेक्ट ना दूसरी स्पीशीज़ पर निग्लिजिबल हो जाए। क्लियर? जेनेटिक वेरिएशन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो हमारे पास म्यूटेशन है। अल्टीमेट सोर्स क्या है जेनेटिक वेरिएशन का? म्यूटेशन। क्लियर? इंट्रिंसिक वैल्यू बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? इंट्रिंसिक वैल्यू बायोडाइवर्सिटी से मुराद है इनहेरिटेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू? इनहेरिटेंट वैल्यू। प्रोटेक्टेड एरियाज, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि मैनेज किए गए हैं लैंडस्केप के लिए और सीस्केप कंजर्वेशन के लिए, वो IUCN कैटेगरी में किस से बिलोंग करते हैं? 5th कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? 5th कैटेगरी से। वेयर वर द रेट ऑफ एक्सटेंशन रिकॉर्ड हाई, वो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे जो है एक्सटेंशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है? तो वो है हमारे पास आयरलैंड स्पेस। ठीक है। कौन सा फैक्टर है जो कि इस बात का जिम्मेदार होता है कि जो म्यूचुअलिज्म जो है ना अमंग स्पीशीज़ में वो डिस्टर्ब हो? तो वो हम ये भी दोबारा रिपीट MCQs हो गया है। डेट इज़ द इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़। एक्जोटिक स्पीशीज़ की वजह से जो है ना स्पीशीज़ के दरमियान म्यूचुअलिज्म जो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। क्लियर? आगे आता थी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो कन्वेंशन है ये कब हुई थी? इन 1980 में बायोडाइवर्सिटी की कन्वेंशन हुई थी। रैंडम फ्लैक्चुएशन है किसकी? जीन फ्रीक्वेंसी की। ये क्यों होता है? कभी कभार चांस अलोन। ठीक है। रैंडम फ्लैक्चुएशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस अलोन, दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं? जब भी जीन फ्रीक्वेंसी की रैंडम फ्लैक्चुएशन में क्या है? कभी कभार चांस अलोन, दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। चेंज आना है, किसमें तब्दीली आनी है? हैबिटेट कन्फिग्रेशन में, और इसके साथ साथ एरिया में रिडक्शन होनी है। जब भी एरिया में रिडक्शन और हैबिटेट कन्फिग्रेशन में तब्दीली आनी है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। किसका नाम देते हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? जब भी एरिया में रिडक्शन और इसके साथ साथ हैबिटेट कन्फिग्रेशन में तब्दीली आए, इसको किसका नाम देते हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। नेक्स्ट है जी इन्फीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप। इन्फीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप जो कि पॉपुलेशन में कमी लेके आए। किसकी में कमी लेके आए? पॉपुलेशन की फिटनेस में। इन्फीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप कब मौजूद होती है पॉपुलेशन में? जब पॉपुलेशन की फिटनेस में कमी आए। द इन्फीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन डिक्रीज। हाइब्रिड जीनोटाइप क्या लेके आती है? पॉपुलेशन की फिटनेस में कमी लेके आती है।
मेजर फैक्टर, कौन सा मेजर फैक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए, वो हमारे पास क्या है, हैबिटेट डिग्रेडेशन। हैबिटेट डिग्रेडेशन ही क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट, कौन सा एक्ट, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट, जो कि यूएस कांग्रेस ने किस साल में किया था, इसने किया था 1973 में यूएस कांग्रेस ने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट को इनेक्टेड किया था। क्लियर। इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि इन सीटू कंजर्वेशन कैटेगरी है, वो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स है। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि इन सीटू कंजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जिसके अंदर डीडीटी और दूसरे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स क्या हो जाए, इनकी जो है ना कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाए एज दे असेंड द फूड चेन, जैसा कि ये फूड चेन में दाखिल हो जाए, क्या हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें DDT और दूसरे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जैसे ही फूड चेन में दाखिल हो जाए, तो ये क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। अकॉर्डिंग टू ESA के मुताबिक, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट के मुताबिक, स्पीशीज़ जो कि लाइकली जो है ना बिकम एक्सटेंड, यानी कि तकरीबन जो है ना एक्सटेंड होने वाली है, उन स्पीशीज़ को हम लोग किसका नाम देते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। किसका नाम देते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। वो कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा होती है। क्लियर। डिक्लाइन इन फिटनेस ऑफ हाइब्रिड, जब भी हाइब्रिड की फिटनेस में कमी आएगी या फिर आउट क्रॉस जीनोटाइप्स होगी, तो उसके नतीजे में जेनेटिक स्वैपिंग होगी। क्या होगी, जेनेटिक स्वैपिंग कब होगी, जब हाइब्रिड्स की फिटनेस में कमी आएगी या फिर आउटक्रॉस जीनोटाइप्स होगी। क्लियर। लॉगिंग, फार्मिंग एंड कैटल रेंचिंग किस वजह से होती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से क्या होती है, लॉगिंग होती है। क्लियर। एक्जोटिक स्पीशीज जो कि इजीली शिकार करें और डोमिनेट हो जाए नए हैबिटेट में। ठीक है। एक्जोटिक स्पीशीज के अंदर क्या एबिलिटी होती है, ये एक्जोटिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि आसानी से इनवाइट कर जाएं और डोमिनेट कर जाएं न्यू हैबिटेट में। इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना प्रीडेटर्स की गैर मौजूदगी होती है। अब्सेंस ऑफ देयर प्रीडेटर, अपने प्रीडेटर की गैर मौजूदगी में ही एक्जोटिक स्पीशीज जो है ना आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं नए हैबिटेट के अंदर। क्लियर। इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आज की बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस में, तो ये वो है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ की एक्सटेंशन ही की वजह से जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस आज हमने नज़र आते हैं। क्लियर। डैश इज़ नॉट एन इकोसिस्टम सर्विसेज, कहते हैं ऐसा कौन सा इनमें से पॉइंट है जो कि इकोसिस्टम सर्विस नहीं है, तो वो हमारे पास एयोट्रोफिकेशन है जो कि इकोसिस्टम सर्विस नहीं है। प्लैनेट की कैपेसिटी, प्लैनेट इकोसिस्टम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से जो है सर्विसेज विल बी रिड्यूस्ड, कहते हैं ऐसा इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से प्लैनेट इकोसिस्टम की कैपेसिटी जो है ना वो प्रोवाइड करती है सर्विस तो रिड्यूस हो जाती है, वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी रिड्यूसेस है। अगर तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आ जाए तो प्लैनेट इकोसिस्टम की कैपेसिटी जो है ना वो अपनी सर्विसेज को क्या कर देती है, कम कर देती है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो एवोल्यूशन के लिए, जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी आती है तो उसकी वजह से माइक्रो एवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि
इन्फ्लुएंस नहीं करता। किस पे इन्फ्लुएंस नहीं करता? इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज के ऊपर। तो वो हमारे पास म्यूटेशन है। म्यूटेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि इफेक्टिव पॉपुलेशन की साइज पर असरअंदाज नहीं करता। इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में आ जाती है? तो हमारे पास है फार्मलैंड्स। क्या आ जाते हैं? फार्मलैंड्स। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्सटिंक्शन वर्टेक्स में, इसमें एक्सटिंक्शन वर्टेक्स का की फैक्टर है? तो वो हमारे पास ऑप्शन है लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन ही ऐसा की फैक्टर है जो कि ड्राइव करता है एक्सटिंक्शन वर्टेक्स को। क्लियर? आइलैंड इक्विलिब्रियम के मुताबिक, आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल के मुताबिक स्पीशीज का रेट, कौन सी स्पीशीज का रेट? एक्सटिंक्शन का। किस प्लेस पे? आइलैंड पे। डिपेंड करता है किस फैक्टर पे? ये हम लोगों ने बताना है। कहते हैं इमिग्रेशन रेट्स, आइलैंड का साइज, आइलैंड का डिस्टेंस। कहाँ से आइलैंड का डिस्टेंस? मेनलैंड पे। ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल, रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन ऑन आइलैंड डिपेंड्स ऑन विच कैटेगरी? तो ये सारे के सारे फॉल करते हैं। मिनिमम, कम से कम पॉपुलेशन का साइज जिसके अंदर जो स्पीशीज है ना वो सस्टेन कर लेती हैं अपने नंबर को और सर्वाइव को, इसको हम लोग क्या इसका नाम देते हैं? मिनिमम वायेबल पॉपुलेशन। मिनिमम वायेबल पॉपुलेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? ऐसी कम से कम पॉपुलेशन का साइज जिसके अंदर जो स्पीशीज है वो बरकरार रख लेती हैं अपने नंबर को और सर्वाइव को। क्लियर? ह्यूमन हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स की ह्यूमन हार्वेस्टिंग जिसके नतीजे में जो है एक्सीड कर जाता है ग्रोथ एबिलिटी। किसकी ग्रोथ एबिलिटी? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की ग्रोथ एबिलिटी एक्सीड कर जाती है किसकी वजह से? ह्यूमन हार्वेस्टिंग की। किसकी हार्वेस्टिंग करनी है? वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स को। तो इसको हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन का नाम देते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ह्यूमन हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स एट रेट एक्सीडिंग द ग्रोथ एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ एबिलिटी से अगर रेट तजावज़ कर जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। When species is lost in one ecosystem, अगर तो स्पीशीज जो है एक इकोसिस्टम से लॉस्ट हो जाए लेकिन वो सर्वाइव कर रहे बट सर्वाइव इन अनदर वन, द एक्सटेंशन इज कॉल्ड लोकल। यानी कि वो लोकल तो एक्सटेंड हो चुके हैं लेकिन वो दूसरे इकोसिस्टम में क्या कर रही हैं? सर्वाइव कर रही हैं। एक्जोटिक स्पीशीज को हम लोग किसका नाम देते हैं? एक्जोटिक स्पीशीज को हम लोग नाम देते हैं नॉन नेटिव स्पीशीज का, और इसके साथ साथ इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं नॉन नेटिव स्पीशीज, और इंट्रोड्यूस स्पीशीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज। IUCN